स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर और रोज की तरह आज हम लोग हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। कल हम लोगों ने TCP शुरू किया था, ट्रीटीज प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस, जहां पे आपने लेक्चर 1 सुना। हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट दी न्यूक्लियर ट्रीटीज, न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स, न्यूक्लियर कन्वेंशंस के बारे में, राइट। तो आज हम लोग हमारी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे और टुडे वुड बी द लेक्चर 2, जहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अर्थ बेस्ड ट्रीटीज और अर्थ बेस्ड कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। जब मैं कहूँगा अर्थ, इसका मतलब है अर्थ के कुछ एरियाज के बारे में, जैसे कि अंटार्कटिक ट्रीटी हो गया, क्या आर्टिक से जुड़ी हुई कोई बॉडी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग आउटर स्पेस के बारे में बात करेंगे, कोई स्पेस ट्रीटी है। तो बेसिकली अर्थ बेस्ड ट्रीटीज के बारे में डिस्कशन होने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू बी रादर शॉर्ट डिस्कशन बिकॉज अर्थ बेस्ड ट्रीटीज वुड बी रादर लेस। इसके आगे हम लोग एनवायरमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस और ट्रीटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और वही हमारा मेजर चंक रहेगा इन दिस TCP डिस्कशन। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर 2। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, then do remember that the batch 6 is going to go live very soon. Batch 6 शुरू हो रहा है 30th September 2022 से। सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस चलेंगे at 8 AM. Please remember, if you're a morning person, this is very very great initiative for you. अगर आप ज्वाइन करेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। इवनिंग का बैच फुल हो चुका है। अगर आप बैच 5 में ज्वाइन करना चाहते थे, दैट इज क्लोज्ड। आप जानते हैं कि स्टडी IQ के जो बैचेस है लिमिटेड बैचेस हैं, तो इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जल्द से जल्द एनरोल करें। इनफैक्ट कल से ही 22 सितंबर से प्राइजेस आर गोइंग टू इंक्रीज। अभी फिलहाल ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 18,999 में, जहाँ पे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि 900 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस चलने वाली है बड़ी जल्द। आई विल ऑल्सो स्टार्ट द लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपके पास 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपको ग्रुप मेंटरशिप है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, एवरीथिंग। इनफैक्ट इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। 50 टेस्ट, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे टू अटेम्प्ट। सो देर किस बात की है, एनरोल टुडे, क्योंकि जल्द ही प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं और बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। एंड रिमेंबर, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मॉर्निंग बैच। प्लीज रिमेंबर दिस एंड एनरोल सून। एंड डो नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड राहुल लाइव। अगर आप राहुल लाइव इस्तेमाल करोगे तभी वो आपको 18,999 में मिलेगा, राइट। सो डो नॉट फॉरगेट टू यूज इट। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। आज की पहली ट्रीटी है हमारी अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में। अंटार्कटिक ट्रीटी, अब अंटार्कटिक एरिया कहाँ पे आता है? यू डू नो अंटार्कटिक एरिया, इट इज टुवर्ड्स द सदर्न पोल। नो, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द अंटार्कटिक। यहाँ पे आप देख सकते हो अंटार्कटिक का टॉप व्यू, राइट। सो बहुत सारे देश अपने अपने यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स ओपन कर चुके हैं। इंडिया के भी रिसर्च सेंटर्स है अंटार्कटिक में। डू लेट मी नो, इंडिया के कौन से अंटार्कटिक में रिसर्च स्टेशन है और उनका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, अंटार्कटिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंटार्कटिक रीजन को रेगुलेट करने के लिए देश साथ में आए और इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम है अंटार्कटिक ट्रीटी। दिस ट्रीटी गवर्न्स द होल ऑफ द कॉन्टिनेंट। हम जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलेशिया, 7th इज अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिक पूरा कॉन्टिनेंट को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के अंटार्कटिक ट्रीटी आई। और शुरुआती दौर में किन कंट्रीज ने इसको साइन किया और कब साइन किया? आपको ध्यान रखना है 1959 में। नाउ दिस वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स थे, USA और USSR का 2 ब्लॉक्स थे। तो 1959 में एक ट्रीटी साइन की गई जहां पे अंटार्कटिक को गवर्न करने के लिए देशों ने आपस में सहमति की। इनफैक्ट इस साल से पहले कई सारे देश थे जो अंटार्कटिक के ऊपर क्लेम कर रहे थे। तो किसी का टेरिटोरियल क्लेम नहीं है अंटार्कटिक के ऊपर। अंटार्कटिक वुड बी यूज्ड फॉर मैनकाइंड, फॉर ह्यूमन काइंड, राइट। सो 1959 में एक ट्रीटी साइन की गई और इस ट्रीटी को जिन्होंने साइन किया था उसके ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे 12 कंट्रीज। अब ये बहुत ज़रूरी है, कई बार इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। ऑल दो अगेन 12 की 12 कंट्रीज ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें देखनी है, पेक्यूलर चीज़ें अबाउट अंटार्कटिक ट्रीटी। जो 12 देश हैं, आपको लग रहा होगा कि अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड,
समझ लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, दिस इज इक्वेटर, राइट। तो आपको ये लग रहा होगा कि इक्वेटर की केवल साउथ की कंट्रीज होंगी क्योंकि अंटार्कटिक वुड बी टुवर्ड्स द सदर्न पोल, तो केवल इक्वेटर के नीचे वाली यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज नहीं है। ऑफ कोर्स सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे कि यू हैव ऑस्ट्रेलिया इन इट, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आपको साउथ अमेरिका में यहाँ पे अर्जेंटीना इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, चिली इज इंपॉर्टेंट कंट्री विच आर वेरी क्लोज टू अंटार्कटिक, राइट। तो वो तो पार्टी है ही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्टी, अर्जेंटीना इज अ पार्टी, चिली इज अ पार्टी, न्यूजीलैंड इज अ पार्टी, लेकिन साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो पार्टी फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जो नदर्न हेमिस्फीयर से, जैसे कि बेल्जियम हो गया आपका, नॉर्वे हो गया, फ्रांस, जापान, यूएसएसआर उस समय पे, यूके और यूएस, इन्होंने सबने मिलकर साइन की। तो इसको ध्यान रखिएगा, नॉट जस्ट द सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज हैव साइन अंटार्कटिक ट्रीटी, प्लीज रिमेंबर दिस। इवन द ओरिजिनल सिग्नेटरी, जो शुरुआत के 12 सिग्नेटरीज थे, वो भी केवल सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं थे, नदर्न हेमिस्फीयर से भी थे। इनफैक्ट कई सारी कंट्रीज, नॉर्वे ने कुछ एरिया क्लेम किया हुआ था, टेरिटोरियल क्लेम्स भी थे, राइट। दे वांटेड टू कॉलोनाइज अंटार्कटिका बट दैट डिड नॉट हैपन। सो अभी फिलहाल अंटार्कटिक ट्रीटी गवर्न्स द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ऑलराइट। 1959 में ये ट्रीटी साइन की गई, 2 साल बाद 1961 में फोर्स हुई क्योंकि जितने भी रिक्विजिट सिग्नेटरीज थे उन्होंने इसको रैटिफाई किया। अगर आज की बात करें, आज अंटार्कटिक ट्रीटी में 54 देश है, 54 कंट्रीज आर नाउ द सिग्नेटरीज टू अंटार्कटिक ट्रीटी, प्लीज रिमेंबर दिस। इसमें इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया एक मेंबर है इसका। इंडिया ने 1983 में अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अंटार्कटिक ट्रीटी इट गवर्न्स द एंटायर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। इसका सेक्रेटेरिएट भी, इसका सेक्रेटेरिएट आता है बुनोस एयर्स। बुनोस एयर्स कहाँ पे? बुनोस एयर्स इज इन अर्जेंटीना, प्लीज रिमेंबर दिस, इसको भूलना नहीं है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी कम्स इन बुनोस एयर्स, राइट। इसके अलावा जो ट्रीटी आई, ट्रीटी किस लिए आई? व्हाई डिड द ट्रीटी कम? ट्रीटी का उद्देश्य क्या था? देखिए, ट्रीटी का उद्देश्य है कि अंटार्कटिक को मैनकाइंड के लिए यूज किया जाए, सभी के लिए, कि कोई इसके ऊपर टेरिटोरियल क्लेम नहीं करेगा, सब लोग अपनी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी है, एविडेंसेस, डेटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन आपस में शेयर करेंगे। अगर हम लोग अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें, उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कोर आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, अंटार्कटिक शैल बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, ठीक है। अंटार्कटिक में फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रहेगी, सभी को फ्रीडम रहेगी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, कोई भी देश जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया इंडिया के भी वहां पे रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो अंटार्कटिक से आएगी, अंटार्कटिक से जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी, इट वुड बी फ्रीली अवेलेबल एंड एक्सचेंज अमॉन्ग द कंट्रीज। इसीलिए बेसिकली अंटार्कटिक को सेफगार्ड रखने के लिए, अंटार्कटिक बहुत ही प्रिस्टीन है, बहुत ही प्योर है, बेसिकली पोलर है, आइस कैप से भरा हुआ है। यहाँ पे जैसे से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आइस कैप अगर मेल्ट हो रहे हैं, जो ग्लेशियर से अगर वो मेल्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे नई नई प्रजातियां आ रही है। ये कहा जाता है कि सैकड़ों वायरस है, हम लोग कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं, सैकड़ों ऐसे वायरस है जो अभी भी आपको अंटार्कटिक में, आर्कटिक रीजन में मिलेंगे। तो जब भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, अगर किसी ने कुछ ढूंढ निकाला, किसी ने कुछ रिसर्च किया, तो डेटा सभी के साथ अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 7 इसका बहुत जरूरी बनता है, टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी, all areas of Antarctica including किसी का भी स्टेशन हो, इंस्टॉलेशन हो, इक्विपमेंट हो, एटसेट्रा, shall be open at all times to the inspection, यानी कभी भी इंस्पेक्शन की जा सकती, किसी का भी स्टेशन हो, किसी का भी इंस्टॉलेशन हो। ये इस ट्रीटी के तहत जो भी कमिटी बनी हुई है, इस ट्रीटी के तहत अलग अलग कन्वेंशन के कमिटीज बनी हुई है, तो वो कमिटी जाकर चेक करती है कि कोई वहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, अंटार्कटिक का जो एनवायरनमेंट है उसको बर्बाद तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन की जाती है। सो द बेसिक आइडिया इज अंटार्कटिक ट्रीटी से अंटार्कटिक को सेफ गार्ड रखें। अब इस ट्रीटी के तहत बहुत सारे कन्वेंशंस भी आए, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस ट्रीटी के तहत अलग अलग कन्वेंशंस आए हुए। 1972 में आप जाते हैं, ये ट्रीटी आई थी 1959 में, एनफोर्स हुई 1961 में, तो ऑलमोस्ट 10 साल बाद एक कन्वेंशन आया फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, राइट। अब सवाल उठता है, ये सील्स क्या है, राइट। सी दिस इज द इमेज ऑफ सील्स, ये है सील। सील एक मरीन मैमल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सील्स की अलग अलग प्रजातियां, हार्बर सील, रिबन सील, हार्प सील। सील की भी
फिशिंग होती है, सील को भी पकड़ा जाता है रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कई जगह कंजम्पशन के लिए, कई जगह सील से भी ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सील के फैट से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक समय हो रहा था जब सील्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो उस समय पे 1972 में कन्वेंशन आया ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स। इसको शॉर्ट में कहा जाता है CCAS। प्लीज रिमेंबर CCAS इज अ पार्ट ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। तो अगर मुझे सवाल बनाना है, अगर मुझे MCQ बनाना है, तो आई कैन सिंपली क्रिएट अ MCQ, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू से अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी वो साइन बाय 12 ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में दिया कि इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरी, गलत स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया कि कन्वेंशन ऑन अंटार्कटिक सील्स कम्स अंडर अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। तो कुछ इस तरह के सवाल जरूर बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। इट इज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। इनफैक्ट 3 कन्वेंशन है जो इस ट्रीटी के भाग हैं, इस ट्रीटी सिस्टम के ही भाग हैं, उसमें से एक है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड अचीव द प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, साथ ही साथ एक बैलेंस बरकरार रखे इन द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अंटार्कटिक। ध्यान रखिएगा। तो ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन एक्चुअली फॉरबिड करता है कि आप सील को कैप्चर करें या फिर सील को मारे, except for some things, except for research, except for some technical evidence, data collection के लिए कुछ exceptions है। Again, secretariat से आपको exceptions ले सकते हैं आप, बुनोस एरिस में इसका secretariat है, वहाँ से आप exception लोगे, then you can capture some seals for R&D etc. ठीक है। So first convention on conservation of Antarctic seals. Let's move on. दूसरा कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, 1980 में आया। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ सील्स के लिए आया, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द मरीन लिविंग रिसोर्सेज इन द अंटार्कटिक। अगेन ये भी जो कन्वेंशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, डू नॉट फॉरगेट दिस। इसको कई बार कमीशन भी कहा जाता है। कन्वेंशन जो है, इस कन्वेंशन को कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और इसी कन्वेंशन से मैं कहूंगा कन्वेंशन और कमीशन, और आई कैन से दैट कन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मरीन लिविंग रिसोर्सेज। ये ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस आता है तस्मेनिया में। तस्मेनिया कहाँ पे? जो छोटा सा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, तस्मेनिया, क्लोजर टुवर्ड्स न्यूजीलैंड, तस्मेनिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। अब इनका उद्देश्य क्या रहेगा? नाम से आपको पता चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। इनका ऑब्जेक्टिव है कि प्रिजर्व करे, कंजर्व करे मरीन लाइफ इन एंड अराउंड द अंटार्कटिक रीजन। अब ये क्यों आया था? ये कहा जाता है कि अंटार्कटिक रीजन में कई सारे देश एक्सप्लॉइट करने के लिए निकल गए। कई सारे देशों ने तो टेरिटोरियल क्लेम्स भी कर दिए, जैसे नॉर्वे हो गया, दूसरे देश हो गए। उन्होंने कहा कि अंटार्कटिक में हमारे टेरिटोरियल क्लेम्स है। अब उस समय पे वो अपनी जहाजें लेकर जा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग कर रहे हैं, और वहां पे स्पेसिफिकली क्रिल मिलते हैं। क्रिल एक तरह का मरीन ऑर्गेनिज्म जिसको कैच किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है इन मेनी कंट्रीज। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रिल्स हो रही थी, क्रिल फिश को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, जिससे कि सीरियस इंपैक्ट हो सकता है इन द सदर्न ओशन, ये बताया गया। और इसीलिए ये एक कन्वेंशन लाएगा जिसके तहत एक कमीशन बनाया गया। इनफैक्ट कन्वेंशन और कमीशन, आई कैन रीनेम दैट आल्सो, कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक बनाया गया, जिसमें अभी सस्टेनेबल फिशिंग के नॉर्म्स होते हैं। अगर आपको फिशिंग करना है तो कमीशन से आप ले सकते हो, सस्टेनेबल फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग नहीं कर सकते, यानी कि प्रोटेक्ट द ओशंस अराउंड अंटार्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक मरीन लाइफ, इसलिए ये कन्वेंशन आया है, राइट। रिमेंबर, ये भी अंटार्कटिक ट्रीटी का ही भाग है। इसके अलावा एक तीसरा कन्वेंशन या फिर प्रोटोकॉल भी आया है, अगेन विच इज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम ओनली, प्रोटोकॉल ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन अंटार्कटिक। ये आया 1991, ऑलराइट। ये भी अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का भाग ही है। कई बार इसको हम लोग मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैड्रिड प्रोटोकॉल, क्योंकि इसको साइन किया गया था 1991 में मैड्रिड। अब मैड्रिड कहाँ आता है? रिमेंबर, मैड्रिड इज अ सिटी इन स्पेन, राइट। मैड्रिड इज कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, राइट, स्पेन में आता है। अब उद्देश्य क्या है इस प्रोटोकॉल का? प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि सभी देश जो भी सिग्नेटरी से इसको फॉलो करेंगे कंटिन्यूसली अंटार्कटिक में। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है बेसिकली टू मेंटेन अंटार्कटिक्स नेचुरल रिजर्व विच वुड बी डिवोटेड टू ओनली पीस एंड साइंस। अब इस प्रोटोकॉल में कुछ चीजें लिखी गई। अगर समझ लीजिए इंडिया को कल को
एक नया रिसर्च स्टेशन बना है जो ऑलरेडी हमारे हैं, राइट। मैत्री, भारती, पहले दक्षिण गंगोत्री था। आई टोल्ड यू द आंसर कमेंट करने से पहले, ठीक है। बट स्टिल जो भी अगर हम समझ लीजिए मुझे एक और नया स्टेशन बनाना है, राइट, नया स्टेशन बनाना है, तो अभी मुझे इस प्रोटोकॉल के तहत, आई हैव एक्सेलेरेटेड दिस प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के तहत मुझे एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट देनी पड़ेगी टू द सेक्रेटेरिएट कि मेरे इंस्टॉलेशन की वजह से, मेरे प्रोजेक्ट की वजह से, मेरे रिसर्च की वजह से, जो भी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से अंटार्कटिक के एनवायरनमेंट के ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। जो भी परिणाम होगा उसके प्रति मैं स्टेप्स लूँगा। जैसे हमारे यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट से पहले हम लोग EIA करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेट, उसी तरह से अभी अगर अंटार्कटिक में मुझे प्रोजेक्ट करना है तो आई हैव टू गिव द EIA रिपोर्ट टू द सेक्रेटेरिएट। एंड अगेन, जो मैंने आपको बताया, इफ देयर आर पार्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, 54 जो देश हैं सभी के सभी इसको पालन करते हैं, कन्वेंशंस हो या फिर प्रोटोकॉल। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक कमेटी भी बना रखी है, कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट। इसी प्रोटोकॉल के तहत एक कमेटी बनी है जिसका जिम्मा है कि वो पूरे अंटार्कटिक को प्रोटेक्टेड रखे, उसका जो प्रिस्टीन, प्योर, क्लीन एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखे। देखिए, ह्यूमंस आर वेरी डेंजरस क्रीचर्स, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे बर्बादी कर देते हैं, राइट। तो अंटार्कटिक एटलीस्ट क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इस तरह के प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस और ट्रीटीज आए, राइट। सो दिस was our discussion about the Antarctic Treaty। तो क्योंकि अंटार्कटिक से जुड़ा हुआ एक ट्रीटी है तो आपको लगेगा कि आर्कटिक से जुड़ा हुआ भी एक ट्रीटी है। ऑल्दो मैं कहूँगा आर्कटिक से जुड़ी हुई स्पेसिफिकली आर्कटिक ट्रीटी नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। आर्कटिक रीजन में बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि आर्कटिक रीजन की तरफ आपको ज़्यादा रिसोर्सेज भी मिलेंगे। आर्कटिक रीजन, अब ये अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन, इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन आर्कटिक, टुवर्ड्स दी नदर्न पोल, आर्कटिक ओशन के आसपास। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, और जो क्लेम कर रही थी अंटार्कटिक में वो यहाँ पे भी क्लेम करती है। तो इन्होंने अब आर्कटिक रीजन की गवर्नेंस के लिए, रेगुलेशन के लिए एक आर्कटिक काउंसिल बना रखी है, राइट। तो आर्कटिक काउंसिल है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहाँ पे आर्कटिक रीजन के जो भी देश आते हैं उन्होंने एक फोरम बनाया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आर्कटिक, फॉर बेसिकली सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आर्कटिक रीजन में रिसोर्स आते हैं उसको सस्टेनेबली हम लोग कैसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, ये करने के लिए आर्कटिक काउंसिल बनी है। अब आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन है? देखिए, आर्कटिक काउंसिल में स्पेसिफिकली 8 कंट्रीज है, 8 देश हैं। इसके अलावा आर्कटिक रीजन के इंडिजिनस पीपल भी होंगे। तो 8 देश कौन से हैं? दीज आर द 8 कंट्रीज। कैनेडा इज देयर, ऑफ कोर्स। ये सारी जो कंट्रीज है यू विल फाइंड टुवर्ड्स द नदर्न साइड ओनली। आर्कटिक काउंसिल है क्योंकि आर्कटिक रीजन की कंट्रीज है। कैनेडा इज देयर, डेनमार्क इज देयर, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सभी भाग हैं आर्कटिक काउंसिल के। इसके अलावा कई सारे ऑब्जर्वर्स हैं इनके, कई सारे, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50 के आसपास ऑब्जर्वर स्टेट्स है। उसमें इंडिया भी एक ऑब्जर्वर है। इंडिया ने आर्कटिक काउंसिल को ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर इन 2013। ऑलराइट। इसके अलावा इस पर्टिकुलर काउंसिल में केवल ये 8 देश नहीं है, इन देशों के अलावा कुछ पार्टिसिपेंट ग्रुप्स है, इंडिजिनस पीपल, यानी कि आर्कटिक रीजन के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके भी जो गुट हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो भी पार्टिसिपेंट है इन द आर्कटिक काउंसिल। अब सवाल आपके लिए है, कैन यू नेम सम ऑफ द इंडिजिनस ग्रुप्स फ्रॉम आर्कटिक? क्या आपने आर्कटिक रीजन से किसी इंडिजिनस ग्रुप का नाम सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो रिसर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई कैन गिव यू सम नेम्स, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एलुशियन आइलैंड्स। एलुशियन आइलैंड्स जो आपको यूएस, जो अलास्का, यूएस का स्टेट है अलास्का से लग के एक पैरेलल आइलैंड का चेन निकला हुआ है, आर्किपेलागो ऑफ एलुशियन आइलैंड्स। तो वहाँ पे आपको एलुइट लोग मिलते हैं, राइट। एलुइट इज द नेम गिवन फॉर इंडिजिनस पीपल विच आर फाउंड इन एलुशियन रीजन। इसके अलावा आपने इनुइट नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था, राइट। इनुइट इज अनदर ट्राइब और अनदर अनदर ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल जो आपको आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। इसके अलावा रशिया के साइबेरिया में आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग लोग। इसके अलावा रशिया में आपको सामी लोग भी मिलते हैं, सामी पीपल इन रशिया। सो डू लेट मी नो, इनफैक्ट कमेंट कीजिएगा, कोई रिसर्च करके मुझे पूरा का पूरा लिस्ट बता दीजिएगा जो भी इंडिजिनस पीपल मिलते हैं आर्कटिक रीजन में, उनका नाम और किस कंट्री या फिर किस कंट्री के डोमेन के अंडर है वो बताइए मुझे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं सिंपली एक MCQ बना सकता हूँ आपके लिए कि आर्कटिक रीजन में इंडिजिनस पीपल कौन से आते हैं। जैसे एल्यूशियन अलास्का के पास आते हैं,
इनुइट आपको नदर्न साइड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको मिल जाते हैं इनुइट लोग, सैमी आपको रशिया में मिलते हैं। तो इस तरह का एक लिस्ट बना लीजिएगा सो दैट इफ अ क्वेश्चन कम्स बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो अंटार्कटिक ट्रीटी एंड आर्कटिक काउंसिल, इसके अलावा आर्कटिक रीजन में कई सारी ट्रीटीज वगैरह साइन हुए हिस्टोरिकली, जैसे कि स्वालबार्ड ट्रीटी है, स्वालबार्ड में एक सीड वॉल्ट वगैरह बना हुआ है, बट अगेन इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं है उसमें, इंडिया स्पेसिफिक डेटा उसमें नहीं है, इसलिए स्वालबार्ड इज़ वेरी ओल्ड ट्रीटी, 1920s की ट्रीटी होगी। इसके बाद जो मेन बॉडी है, जो मेन आर्कटिक रीजन में पॉलिटिक्स चलती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द आर्कटिक काउंसिल इटसेल्फ, ठीक है, राइट, प्लीज नोट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद लेट्स मूव टू आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, आउटर स्पेस के बाद कितनी अलग अलग ट्रीटीज आई है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आउटर स्पेस ट्रीटी, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटर स्पेस। देखिए, आउटर स्पेस कैन बी बेसिकली बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर आप चले जाओ तो आउटर स्पेस में चलोगे। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के कितने भाग है, यू हैव मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर के ऊपर आपको स्पेस मिल जाएगा। तो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या करता है, आउटर स्पेस ट्रीटी इट बेसिकली गवर्न्स द स्पेस रीजन, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर के ऊपर वाला रीजन, ताकि उसको कोई लोग इलेजिटिमेट चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें। और ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस की ही ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑन द प्रिंसिपल्स दैट आर गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड फॉर द यूज ऑफ आउटर स्पेस। इन शॉर्ट इसको कहा जाता है आउटर स्पेस ट्रीटी। इसको फाइनलाइज किया गया था 1967 में और यूएनजीए ने ही इसको अडॉप्ट किया। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस चीज को अडॉप्ट किया हुआ है। आज अगर हम आज की बात करें, 111 कंट्रीज है आउटर स्पेस ट्रीटी में, जहां पे इन्होंने माना है कि आउटर स्पेस को हम लोग गलत चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर हम लोग आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में देखें तो एक आपको थोड़ा स्लाइड दिखाया था यहाँ पे, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आउटर स्पेस ट्रीटी। दिस इज द बेसिक आउटर स्पेस ट्रीटी एंड इट्स फ्रेमवर्क। जो भी इंटरनेशनल लॉ बनेगा स्पेस से जुड़ा हुआ, इसी फ्रेमवर्क में रहेगा कि कोई भी देश अगर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, आउटर स्पेस को इस्तेमाल करना चाहता है, तो केवल मैनकाइंड की भलाई के लिए करेंगे, कोई भी वेपन सिस्टम एटसेट्रा ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। इसके अलावा आउटर स्पेस के ऊपर किसी का क्लेम नहीं हुआ। अब कल को यूएसए बोल दे कि पूरा आउटर स्पेस मेरा है, नहीं, ये नहीं कर सकते। आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत outer space shall be free for exploration and would be used by all the states, can be used by all the states, ठीक है। इसके अलावा अगेन नेशनल अप्रोप्रिएशन आप नहीं कर सकते कि आपने बोल दिया कि ये इतना। अब देखिए, जैसे हमारा जो हम लोग एयर स्पेस कहते हैं, हर एक देश का एयर स्पेस है, मैंने आपको बताया अनक्लॉज के अंडर आप एयर स्पेस को भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारा सी इतना है, हमारा उसके ऊपर हमारा एयर स्पेस रहेगा। तो एयर स्पेस को आपने सेटअप कर लिया कि मेरे एयर स्पेस में अगर आप एयरक्राफ्ट भेजोगे तो मैं उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ या फिर उससे सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आउटर स्पेस में आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी सॉवरेनिटी नहीं क्लेम कर सकते, आप चीज़ों को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है अलग अलग ट्रीटीज में कि अर्थ पे तो न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंप्लीटली बैंड है। तो कल को अगर कोई देश स्पेस को इस्तेमाल करना चाहिए वो भी नहीं कर सकते। न्यूक्लियर वेपन्स हो, दूसरे वेपन्स हो, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज भी है, जैसे कि मून हो गया, सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, पीसफुल पर्पज के लिए करेंगे। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी यहाँ पे भी इट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड इटसेल्फ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ी। आपने देखा होगा क्योंकि ये जो ट्रीटी है इट केम इन 1967। अब जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर एरा की बात करते हैं, 1945 से लेकर 1991 की बात करें, तो ये एरा हो जाता है कोल्ड वॉर का एरा। अब कोल्ड वॉर में क्या हुआ, न्यूक्लियर रेस तो चली, न्यूक्लियर आर्म्स रेस, कन्वेंशनल आर्म्स रेस भी चली, और कहीं ना कहीं एक स्पेस रेस भी चल रही थी, स्पेस रेस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अब इसमें सभी को लगा कि इस स्पेस रेस में अगर कोई स्पेस में पहले पहुंच गया, और यूएसएसआर पहले पहुंचा, उसके पीछे यूएसए पहुंचा, उसके बाद इन्हें लगा कि अगर इन्होंने यहाँ पे कवर अप कर लिया या फिर यहाँ पे इन्होंने ऑक्यूपेशन कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से आउटर स्पेस की ट्रीटी आई, कोई क्लेम नहीं करेगा ये सारी चीजें, राइट। सो आउटर स्पेस ट्रीटी में नोबडी कैन क्लेम द आउटर स्पेस, ऑलराइट। बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में आपने देखा कि इस ट्रीटी में इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे स्टेट्स,
करेक्ट, कि स्टेट पार्टीज कोई क्लेम नहीं करेगा, स्टेट पार्टीज ऑक्युपाई नहीं करेंगे, मैनकाइंड की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग आज की 21st सेंचुरी की बात करें, केवल स्टेट पार्टीज नहीं बची है, देर आर मेनी नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल्सो हु हैव एमर्ज। अब यहाँ पे नॉन स्टेट में स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ बड़ी एमएनसीज हो गई आपकी, द बिग एमएनसीज हैव एमर्ज नाउ। तो ये एमएनसीज स्पेस में जाकर अपना अपना एरिया बना सकते हैं, आगे क्या थ्रेट है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारी स्पेस कंपनीज है, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स है, फायरफ्लाई है, एरोजेट रॉकेट ड्राइव, वर्जिन गैलेक्टिक है, आपकी लॉकहीड मार्टिन, बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज है, दे हैव नाउ फोरेड इनटू द स्पेस डोमेन। अब इंडिया की तरफ से भी आपने इंडिया की स्पेस पॉलिसी जरूर देखी होगी कि हम लोग उसमें भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ स्टेप ले रहे हैं। ऑल्दो अभी फिलहाल देयर इज ओनली इसरो के अलावा NSIL है जो गवर्नमेंट की ही कंपनी है फॉर प्राइवेट वर्क्स एक्सेट्रा, लेकिन वो भी प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया में भी प्राइवेट कंपनीज और भी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो क्या हमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या नई आउटर स्पेस ट्रीटी की ज़रूरत है? कहीं ना कहीं वी कैन से येस, क्योंकि जिस तरह से अभी स्टेट्स भी जो देश हैं सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट को ही वेपनाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बार देखा कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। इंडिया भी मिशन शक्ति, इंडिया भी जो एंटी सैटेलाइट वेपन है उसको हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, चाइना ने टेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इवॉल्व हो रही है इन रीसेंट टाइम्स, क्योंकि स्पेस को हमें सस्टेनेबली यूज करना पड़ेगा। स्पेस डेब्री का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की रिसर्च की अनुमति दी गई है आउटर स्पेस ट्रीटी में, बहुत सारे देश अपनी तरफ जो भी एडवांस स्टेट, अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्पेस में बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। स्पेस में किसके सैटेलाइट आपको मिलेंगे? यूएस के मिलेंगे, यूके के मिलेंगे, फ्रांस के मिलेंगे, रशिया के मिलेंगे, इंडिया के मिलेंगे। व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज, है ना? तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर माइट बी अ नीड ऑफ न्यू आउटर स्पेस स्टडी, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, 50-60 साल हो चुके हैं, तो चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट करें? क्या स्टेट की जिम्मेदारी रहेगी? विल इट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट? कि समझ लीजिए अगर स्पेसएक्स है, राइट, स्पेसएक्स में क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पे? अब समझ लीजिए स्पेसएक्स एक एमएनसी बन गई, इनके खुद के बहुत सारे लॉन्च पैड्स भी आपको पता है, नॉट इन यूएस से, दूसरी जगह पे भी, जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इलॉन मस्क का स्पेसएक्स का एक लॉन्च पैड उनका न्यूजीलैंड में भी है, राइट। तो अगर वहाँ से क्या न्यूजीलैंड की जिम्मेवारी रहेगी? तो ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, इज़न्ट इट? इसीलिए वी डू थिंक दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ एन आउटर स्पेस। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेंस बेस्ड सजेशन भी ये हो सकता है आपके लिए कि आउटर स्पेस ट्रीटी को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। अब आउटर स्पेस ट्रीटी जो आई 1967 में, उसके बाद आउटर स्पेस को लोग एक्सप्लोर करने लगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा, लोगों को भी ऊपर भेजने लगे, नए नए सैटेलाइट्स, नई नई चीज़ें डेवलप होने लगी। तो इसके साथ ही साथ नई एग्रीमेंट्स भी आई है। एक एग्रीमेंट है रेस्क्यू एग्रीमेंट। अब रेस्क्यू एग्रीमेंट का मैं कहूँगा कंप्लीट नेम इज एग्रीमेंट ऑन रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। केवल एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं, एस्ट्रोनॉट्स और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए उन्हें भी रिटर्न करने की या फिर रेस्क्यू करने के लिए एक एग्रीमेंट आया। अब इन शॉर्ट, अगेन इतना लंबा नाम है, इन शॉर्ट इसको रेस्क्यू एग्रीमेंट कहा जाता है। इसको साइन किया गया 1968 में, अगले ही साल यूएनजे ने इसको अडॉप्ट किया। अब इससे नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है। अगर एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर कोई खतरा है, किसी भी देश के हो, प्लीज रिमेंबर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में जो भी भाग है आउटर स्पेस ट्रीटी के, उसी के अंडर रेस्क्यू एग्रीमेंट है। यहाँ पे जो भी देश भाग है रेस्क्यू में मदद करेंगे। अगर एस्ट्रोनॉट्स को कोई खतरा आया है तो उन्हें रेस्क्यू में मदद करेंगे, उन्हें असिस्ट करेंगे। सभी देश मिलकर, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर समझ लीजिए एस्ट्रोनॉट्स, यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स हैं, इमरजेंसी लैंडिंग की है किसी और देश में, क्वाइट वैलिड है, तो उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। लॉन्चिंग स्टेट्स जो रिकवरी में मदद करे, ये सारी चीज़ें की गई हैं कि लॉन्चिंग स्टेट कोई भी हो, लॉन्च किसी ने भी किया है, लेकिन दूसरे भी उनकी मदद करे फॉर रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, फॉर रेस्क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन लॉन्च। तो इसके लिए रेस्क्यू एग्रीमेंट आया। इसके अलावा रेस्क्यू एग्रीमेंट के अलावा दूसरी भी चीजें आई हैं अंडर द आउटर स्पेस ट्रीटी, क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी आने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी, इन सारी चीजों का भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट हुआ। सबसे पहले रेस्क्यू एग्रीमेंट आया, उसके बाद लायबिलिटी कन्वेंशन आई। लायबिलिटी कन्वेंशन का कंप्लीट नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड
बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट्स, इसको अडॉप्ट किया गया 1972 में। इन शॉर्ट इसको कहा जाता है लायबिलिटी कन्वेंशन। अब लायबिलिटी कन्वेंशन का मतलब क्या है? लायबिलिटी कन्वेंशन देखिए, किसी ने लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल अब इंडिया ने लॉन्च किया, कल को इंडिया ने लॉन्च कर दिया, एक सैटेलाइट लॉन्च चल रहा है, सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया और ट्रैजेक्टरी चली गई और किसी दूसरे देश में जाकर जो डेब्री है वहाँ पे गिर गया, वहाँ पे समझ लीजिए एक गांव में कोई घर बर्बाद हो गया, तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा इंडिया को। और ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के तहत जो भी देश लॉन्च कर रहा है, जो भी चीज़ें आप लॉन्च कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट्स की वजह से लोगों को खतरा हुआ, किसी और देश को खतरा हुआ, एब्सोल्यूट लायबिलिटी रहेगी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी टू पे द कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर आएंगे। ठीक है, उस देश की फॉल्ट होगी, ध्यान रखिएगा, एयरक्राफ्ट हो, स्पेसक्राफ्ट हो, स्पेस का डेब्री हो जो अर्थ के ऊपर वापस आया है तो उसकी वजह से नुकसान हुआ, देन यू हैव टू पे कॉम्पेंसेशन। अब इसके लिए इसी कन्वेंशन के तहत सेटलमेंट के प्रोसीजर भी बनाए गए हैं कि कॉम्पेंसेशन अगर कोई बहुत ज़्यादा पूछे, सेटलमेंट आप कर सकते हो, डैमेजेस जो भी क्लेम्स फॉर डैमेजेस है उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो अंडर द कन्वेंशन इटसेल्फ, राइट? ठीक है, सो लायबिलिटी कन्वेंशन, आउटर स्पेस ट्रीटी आई, रेस्क्यू अग्रीमेंट आया, लायबिलिटी कन्वेंशन आया। इसके बाद एक और कन्वेंशन आया फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अगेन नाम से पता चला रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू द आउटर स्पेस। वेरी सिमिलर, जब हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन रहेगा। जैसे अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा, आरटीओ के पास जाना है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे आपकी गाड़ी रजिस्टर करनी है, आपकी गाड़ी का एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, करेक्ट? वही चीज़ अगर आउटर स्पेस में अगर आप कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो, बी इट अ सैटेलाइट, बी इट अ स्पेस क्राफ्ट, सम सॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, राइट? एयरक्राफ्ट जो जा रहा है ऊपर तक वापस आ रहा है, राइट? जो भी चल रहा है तो उसको आपको रजिस्टर करना है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी जब आई उसके बाद रेस्क्यू अग्रीमेंट, लायबिलिटी कन्वेंशन एंड देन रजिस्ट्रेशन केम, ताकि उस चीज की आइडेंटिफिकेशन हो किस देश से है। तो एक कोडिंग की गई है और इस कोडिंग का जिम्मा दिया गया है यूनाइटेड नेशंस, सॉरी नॉट स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस रजिस्टर रहेगा भी, यूनाइटेड नेशंस रजिस्टरिंग ऑफिस जो है, दे आर गोइंग टू रजिस्टर एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इफ इट इज लॉन्च्ड इन आउटर स्पेस, उसकी रजिस्ट्रेशन करनी। अब इसका जिम्मा किसके ऊपर रहेगा? सेक्रेटरी जनरल जो रहेंगे यूनाइटेड नेशंस के, वो मेंटेन करेंगे एक रजिस्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्च्ड इन आउटर स्पेस, उसकी कोडिंग होगी, नंबर रहेगा। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पे, इट शुड बी ओपनली अवेलेबल टू ऑल द स्टेट्स। सभी स्टेट्स को पता होना चाहिए कि आपने क्या लॉन्च किया है, क्या चीज़ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहीं पे मैंने आपको कहा कि आउटर स्पेस ट्रीटी, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, इनमें भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यूएन को रजिस्टर मेंटेन करना है। किसी प्राइवेट कंपनी कर दिया तो क्या अभी हो रहा है, अभी तो होता ही है, बट अगेन एन अपग्रेडेशन इज नीडेड फॉर श्योर। आउटर स्पेस ट्रीटी इन सारे कन्वेंशंस में, ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन मोर फाइनल अग्रीमेंट अंडर द आउटर स्पेस, देयर इज मून अग्रीमेंट। अब ऑल दो जो आउटर स्पेस ट्रीटी थी उसमें भी मून और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के प्रति प्रोविजंस थे, हम लोगों ने देखा, लेकिन मून के लिए स्पेसिफिकली एक अग्रीमेंट आया, अग्रीमेंट फॉर गवर्निंग एक्टिविटीज ऑन मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये आया 1979 में, इसको अडॉप्ट किया गया, 1984 में ये एनफोर्स हुआ। इसको इन शॉर्ट मून अग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब क्या करता है मून अग्रीमेंट के तहत? जो भी पार्टीज हैं ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मून को कॉलोनाइज नहीं करेंगे। आप जानते हो कि इलॉन मस्क है, स्पेसएक्स, टेस्ला स्पेसएक्स जिनका है, वो कहते हैं कि एक दिन हम मार्स को कॉलोनाइज कर लेंगे, राइट? ह्यूमंस मार्स पे पहुंच जाएंगे और मार्स पे रहना शुरू कर देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें, राइट? या फिर हम लोगों ने देखा है कि कई सारे प्राइवेट कंपनीज है जिन्होंने स्पेस टूरिज्म वगैरह शुरू कर दी। तो स्पेस टूरिज्म के तहत अगर समझ लीजिए कोई मून पे चला गया, कोई मून पे कह दिया नहीं मून पे एरिया मेरा है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मून अग्रीमेंट के तहत मून और दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज रहेंगे, दे शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पसेस। अगेन रीइटरेट किया गया कि मून के ऊपर अगर कोई लोकेशन है, कोई चीज़ कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई स्टेशन है, एटसेट्रा, राइट? कोई ये चीज़ें नहीं करेगा, कोई मून पे चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मून को कॉलोनाइज नहीं करेगा, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को भी नहीं कॉलोनाइज करेगा। मून एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेस would be the common heritage of mankind. That is the basic idea behind the moon agreement. Alright? तो ये था हमारा शॉर्ट डिस्कशन आज का विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ट्रीटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया।
तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। इसके ऊपर बेसिक MCQs बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्पेस के ऊपर फोकस आ चुके हैं, आउटर स्पेस TTC जुड़े हुए मेंस के भी सवाल आ सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर डेटा ज़रूर रख लीजिएगा। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। और ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू डू नो दैट यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai22। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays and Sundays। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।